अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आज जो शायद सुर्खियों में थी वो यही थी कि ईरान के जो एटमी प्लांट पर हमले हैं वो 5 रोज़ के लिए रोक दिए गए हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो बहुत बड़ी पेशरफ्त हमारे सामने देखने में आई वो ये थी कि इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम होता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि मिस्र और तुर्किया और पाकिस्तान जो है वो इस सारे मामले में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगरचे कि ईरान ने इनिशियली इब्तदाई तौर पर इससे इनकार किया, जो कुछ अमरीकी सदर ने कहा था, क्योंकि अमरीकी सदर का यह बयान सामने आया कि जी ईरान से बड़ी मुस्बत बातचीत चल रही है और वो पुरुमीद हैं कि ये जो है मुज़ाकरात किसी अच्छी पेशरफ्त का पेश खैमा साबित होंगे। लेकिन बाद अज़ां ये बात सामने आती चली गई कि बहुत सी गुफ्तगू बैनुल अक़वामी मीडिया में रिपोर्ट हुई है, जिसके अंदर यहाँ तक रिपोर्ट हुआ है कि जो ईरानी स्पीकर हैं बाकर गालिबाफ, वो जो हैं इन मुज़ाकरात को लीड करेंगे, ईरान की साइड से या नुमाइंदगी करेंगे, जबकि ये मुज़ाकरात जो हैं ये इस्लामाबाद में हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी हुकाम जो है, कहा जा रहा है कि जो अमरीकी सदर के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर और अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस या सेक्रेटरी डिफेंस जो है उनके, वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं और ये मामलात जो हैं आगे बढ़ सकते हैं। इस सारे मामले के अंदर ये खबर भी सामने आई कि फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से बात हुई, अमरीका की तरफ से ये राब्ता किया गया और मामलात को बेहतर करने की बात की गई। जो ईरानी सदर हैं उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। ये सारी डेवलपमेंट जो है कल रात से अब तक हुई है और इस बहुत सी जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा है, बाज़ लोग तो ऐसी इतलात इंटरनेशनली ये भी आ रही हैं कि ईरानी जो स्पीकर हैं वो पाकिस्तान में या इस्लामाबाद आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी एक बड़ी खबर आई वो ये थी कि इस वक्त जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं ISI के सरबराह हैं आसिम मलिक, वो बेसिकली इस सारे मामले को जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहनुमाई में इन तमाम मामलात को देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तक जो 6 शराइत भी ईरान की तरफ से सामने आ चुकी हैं उन पर भी बात करेंगे। कुछ बातें ऐसी भी की जा रही हैं कि आइंदा 20 साल तक के मामलात तय किए जाएंगे। ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया में मुख्तलिफ उसके सूरत सामने आ रही है। पाकिस्तान का जो किरदार है वो आलमी सतह पर उसको न सिर्फ अप्रिशिएट किया जा रहा है बल्कि उसकी एक पॉलिसी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। वो मीडिएशन की भरपूर कोशिश कर रहा है, इसलिए कि एक तो अमरीकी सदर या अमरीका और साथ ही ईरान या ईरान की जो इस वक्त क़यादत है और साथ ही साथ खलीजी रियासतें जो हैं ख़ासतौर पर सऊदी अरब, उनका इस वक्त पाकिस्तान पर एतमाद है। तो पाकिस्तान एक न्यूट्रल मुल्क होने के नाते इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। नाज़रीन, जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर इस सारे मामले पे बात हो रही है वैसे वैसे भारत से जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ पर सफ़े मातम भी बिछी हुई है। वहाँ के लोग जो हैं सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपनी क़यादत को, कि आप जो है वो एक मूवी थी धुरंधर, आप ये बना धुरंधर या इस तरह की मूवी जो है वो बनाने में लगे हुए थे और पाकिस्तान जो था वो एफर्ट्स कर रहा था इस सारे मामले के अंदर और उसकी एफर्ट्स कामयाब होती नज़र आ रही हैं। वो आलमी उफक पर इस वक्त जगमगाता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इस सारे मामले का ये सारा कुछ पाकिस्तान ने कैसे अचीव किया, इस जो इस लेवल की आलमी पजीराई पाकिस्तान को क्यों मिली, इस पर बात करेंगे और इसका नवाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक है ये आपके लिए ज़रा हैरान कुन होगा। मैं दौरान गुफ्तगू इस पर बात करूँगा, सवालात करूँगा। अपने जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेहमान, मैं चाहूँगा कि पहले उनका तारुफ करा दीजिए। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ होंगे, चेयरमैन तहरीक जवानान, और डॉक्टर हसन जफर माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, बैरिस्टर शाहिद मसूद तहरीक इंसाफ के हमारे साथ होंगे। शाहजाद फारूकी साहब इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े दिलचस्प अंदाज में खबर भी देते हैं, तज्जिया भी देते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। तो पहले शहजाद साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, आपको इस्लामाबाद की पल पल की खबर भी होती है। बहुत सारे जो जिसे कह लीजिए जो लोग जो जिनके पास खबर होती है या जो वेल कनेक्टेड लोग हैं उनसे आप भी कनेक्ट हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस्लामाबाद की ये जो खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद में को मुज़ाकरात जो हैं वो अरेंज करने की तैयारियां की जा रही हैं, इस खबर में किस हद तक सदाकत है और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हालात आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। और जहाँ तक पाकिस्तान की इन मुज़ाकरात के हवाले से, तो दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में तो आज साफ तौर पे तर्जुमान ने ये एक सवाल के जवाब में कहा है कि अगर फ़रीक़न तैयार हों
तो हम इन मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। जी और इतलात ये है कि इस पे फ्री कैन को भी कोई ख़ास इतराज़ नहीं है। एक छोटी मोटी एक रुकावट है जिस पे काम हो रहा है, और मसला वेन्यू का नहीं है, मसला तो उन शराइत का है जिन पर बात होनी है। जी इस्लामाबाद के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद थी कि वो इस हवाले से कोई किरदार अदा करे, और अल्लाह ने इसका मौका दिया पाकिस्तान की मौजूदा रजीम को कि वो किसी तरह से इस खित्ते के अमन में और आलमी अमन में, अगर इसको देखा जाए तो ये आलमी अमन के साथ जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि ये मामला अगर खुदा न खास्ता बढ़ता है या हाथ से बाहर निकल जाता है तो फिर उस सूरत में ये एक आलमी मामला है, ये कोई इलाकाई मामला या ईरान का मामला या खलीज का मामला नहीं रह जाता। जहां तक बात है आपने भारत की, तो भारत के हवाले से मैं अर्ज कर दूं कि वो धुरंधर बना सकते हैं या फिर वो बॉर्डर 2 बनाते हैं, तो वो तो बेचारे मूवियां बना के खुश होते हैं उस पे। उनका तो इस सारे मामले में देखिए, जब ये मामला शुरू हुआ तो ईरान की जो बहरी अफवाह थी वो कोई इंडिया के साथ कोई मिलकर ईरान की फोर्सेस कोई कर रही थी, जी, मशकें मशकें कर हो रही रही थी। थी। तो उस मशकों के दौरान एक जहाज को जो है वो वापसी पे नुकसान श्रीलंका के पहुंचाया गया, करीब। तो उसके ऊपर तो भारत को जवाबदेह होना चाहिए, ना सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को। क्योंकि इस तरह से अगर आप लोगों को बुला के इस तरह धोखे से लोगों को फंसा देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो कोई किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं होगा। इस्लामाबाद में खबरें बड़ी दिलचस्प हैं जी। पाकिस्तान के हवाले से जब भारत के साथ कशीदगी थी तो अमेरिका ने किरदार अदा किया था, और उसके बाद से मुसलसल जो हमारे सिपा सलार आजम हैं और जो डिफेंस के इंचार्ज हैं सैयद आसिम मुनीर, उनको फेवरेट करार दिया था सदर ट्रंप ने। तो अब उनके साथ बात भी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान उनको वो फेवर वापस करेगा जो अमेरिका ने की थी। जी क्योंकि उस वक्त भी भारत के कहने पर इंटरवीन किया था अमेरिका ने और जंग बंदी करवाई थी। तो इस दफा जो है वो अमेरिका को मुश्किल है, और ये बड़ी समझने वाली बात है। देखिए, ये किसी ताकत का आके ये कह देना कि हमने उनकी बहरी फौज को भी उड़ा दिया, हमने बर्री फौज को भी उड़ा दिया, हमने ये भी कर दिया, तो भाई फिर बातचीत किस चीज की हो रही है, मुज़ाकरात किस बात पे हो रहे हैं? इसका मतलब ये आज भी इसराइल पर हमले हुए हैं, यहाँ से कम से कम 2 किस्म के नए मिसाइल उन्होंने ट्राई किए हैं, और तेल अबब में और हैफा में, और इस तरह से जो वो उनकी एक एक शहर है जहाँ पे एटमी तनसीबात हैं, वहां पर भी अटैक किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं हो सकता कि ईरान को आप इस तरह से एक कोने पे कर देंगे और वो आपकी सारी बातें मान लेगा। पूरी दुनिया का अमन आपने खतरे में डाल दिया है, मईशत पूरी दुनिया की खतरे में है। सारी दुनिया यूरोपीय यूनियन समेत तेल की कीमतों और गैस की कीमतों की वजह से आवाम की चीखें निकली हुई हैं, और सब ट्रंप का मुंह देख रहे हैं कि भाई साहब ये आपने क्या कर दिया। तो अब सदर ट्रंप के लिए भी मुश्किल है कि इसमें से बाइज्जत रास्ता निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले भी मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका ने हमला किया था, जिसकी जी वजह से एक बेएतमादी जो पाई जाती है, और जिस तरह से ईरान को पहले ये कहा गया कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और फिर वो मुज़ाकरात का मंतकी नताइज का ऐलान किए बगैर एक हमला कर दिया गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस्लामाबाद में अभी भी साजिशी थ्योरियां हैं कि शायद अभी भी ये कोई टाइम टेकिंग कोई टैक्टिक है अमेरिका की तरफ से, और शायद ईरान को जी जी बातचीत में वो बुला के फिर एक हमला कर दिया। जी जी वो उनके जो एक वो ट्रिपोली जो है वो रास्ते में है, वो कह रहे हैं कि 31 पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले चाहूँगा अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन है एट हैंड्स हमारे सामने जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा वाज़ेह है, और फील्ड मार्शल साहब से अमेरिकी सदर की बात हो या अब जो DGISI हैं जनरल आसिम मलिक, उनकी इस सारे मामले को लीड करने की बात हो, शहबाज शरीफ साहब से ईरानी सदर की बात हो, ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये मेरी राय है, हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें, मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप उस वक्त के गवाह भी हैं। वो हमें याद है वो वक्त जब डॉन लीक्स हुई थी और नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि अपना घर दुरुस्त करें। उसके बाद हमने अपना घर दुरुस्त किया और एक वाज़ेह पॉलिसी फील्ड मार्शल ने भी दी कि हम किसी किस्म के उलझाव में नहीं आना चाहते, ना हम ये जो इर्द गिर्द की जो ममालिक है हमारे हमसाया ममालिक, उनसे हम अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। फ़र्क यह है कि वो लोग अपने आप को वो भी दुरुस्त करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। तो ये इससे जो इस दुनिया भर में जो एतमाद बहाल हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उसने पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि आज पाकिस्तान माशाल्लाह से जो है वो पूरी ये जो इतनी बड़ी जंग है इसकी मीडिएशन का जो है ना बड़ा मेजर अहम किरदार अदा कर रहा है। अरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने जब अपनी पॉलिसी ऑफ रिट्रीट से पॉलिसी ऑफ सरेंडर और अपीसमेंट को
खत्म किया तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हुआ। पाक भारत जंग एक मेरे ख्याल में पिविटल पॉइंट था, जहां से फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी की जानिब सफर गामजन हुआ। अब इसके बाद जो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी उसको खास मुकाम मिला, और हम सब जानते हैं कि अमेरिका जब भी डील करता है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहता है। उसकी नज़र में हुकूमतों की कोई अहमियत नहीं है, और फिर खास तौर पे जो मौजूदा हुकूमत है वो तो आपको मालूम है कि इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है। इसके कोई इख्तियार में तो कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसा अमल होता तो आपको आज नज़र आ रहा होता। पाकिस्तान ये सब किरदार अदा कर सकता है और करेगा इंशाल्लाह, बशूरत के अगर पाकिस्तान की अवाम मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री को सपोर्ट करे। इस टाइम पे अवाम के अंदर मुख्तलिफ राय है, और वो राय बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ आ रही है, और जब तक कि इस राय को आप पाकिस्तान के हवाले से मजबूत नहीं कराएंगे तब तक कोई बड़ा किरदार शायद हम ना अदा कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें समझना ये चाहिए कि इस खित्ते के अंदर जो भी सूरत हाल है उसकी मुश्किलात ज़ाहिर है सब पे हो रही हैं। पाकिस्तान भी उसका अफेक्टेड है बिल्कुल, और होना भी चाहिए, हम तो पड़ोसी मुल्क हैं। लेकिन इन सब में हमें चीज़ों को देखना है। क्या पाकिस्तान वही माजी की पॉलिसियां लेके आगे चलेगा जो माजी में चलाता रहा, और पाकिस्तान अमेरिका और जो इजराइल और फिर सच्चाई के अंदर बैलेंस करने की कोशिश करेगा? तो बैलेंस तो अगर आप हिजबुल्लाह और हिजब शैतान में करेंगे तो आपको कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा। दुनिया बहादुर के साथ खड़ी होती है, दुनिया देखती है कि कौन लक, अंग्रेजी में कहा जाता है लक फेवर द बोल्ड, तो जो बोल्ड है उसके साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एफएटीएफ, ये यूनाइटेड नेशन, ये वो तमाम इदारे थे जो दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका की इलीगैलिटीज को लीगैलिटीज में कन्वर्ट करने आए थे, उसके अनलॉफुल चीजों को लॉफुल बनाने के लिए आए थे। और आज अगर पाकिस्तान इनसे अपने आप को छुटकारा हासिल करता है तो जूते की नोक पे रखता है एफएटीएफ को, तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा, और पाकिस्तान आलम इस्लाम के अंदर तमाम जगह सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई थिंक के कोई और इस चांस को अवेल कर लेगा। पाकिस्तान मीडिएशन करवा सकता है लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी देने के लिए चाइना और रूस को आना पड़ेगा, और चाइना और रूस जब गारंटी देंगे तो वो उसके बदले में कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। जैसे जो उनके ऊपर ऑयल और गैस के ऊपर पाबंदियां हैं वो रूस खत्म करवाना चाहेगा। जो ट्रेड टैरिफ वॉर मुसल्लत की गई है चाइना के ऊपर उसको वो खत्म कराना चाहेगा। और फिर यहाँ बात खत्म नहीं होगी बल्कि सुपर पावर के स्टेटस में शराकतदारी भी देनी पड़ेगी। क्या अमेरिका इसका मुतहम्मिल हो सकता है अभी? तो ये सवालात हैं। पाकिस्तान कोई शक शुबा नहीं कि ईरान का ट्रस्ट एंजॉय करता है, और अरब दुनिया और ईरान के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान चीन और रूस और अमेरिका के माबैन एक पुल का किरदार अदा कर सकता है, लेकिन गारंटी तो सिर्फ और सिर्फ रूस और चीन दे सकते हैं। चीन और भी वो आपको पता है कि वो अभी देने के मूड में नहीं, लेकिन चीन ने आज सपोर्ट किया है पाकिस्तान के किरदार को। अभी ईरान के हवाले से अमेरिका को मजीद नाक रगड़वाना मकसूद है, ताकि सुपर पावर की जो कर्रो फर है, जो उसके कश बल हैं, वो जरा मजीद निकल जाएं। जहां तक बात हुई, यहाँ एक बात मैं जरूर क्लैरिफाई कर दूं, ये जंग जो पाकिस्तान पे अफगानिस्तान से हुई या इंडिया से पाकिस्तान पर हुई, ये करवाने वाले तो अमेरिका खुद थे, ये तो रियलिटी है। दूसरी जानिब ये कहना कि जनाब पाकिस्तान जो अमेरिका ने बंद कराई जंग, नहीं, अमेरिका ने नहीं बंद कराई जंग। अमेरिका ने बंद नहीं करवाई जंग। तो 2 दिन जब चली तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये तो सदियों से लड़ते आए हैं, ये तो उसका यकीनन भारत के कहने पे बंद हुई होगी। तो वो उसने कहा कि जनाब ये तो लड़ते आए हैं, लेकिन जब तीसरे दिन पाकिस्तान ने उनकी पैंटी लगाई है तो फिर इनको समझ आई और फिर उनको पता था। ठीक है, उन्होंने सेव किया है भारत को। के पास है, मेरी बात अगर बस ये आखिरी जुमला, पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक ऑप्शन उनके पास है, और पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया की अगर सेकंड स्ट्राइक आई तो जवाब फिर हम जो देंगे वो हम न्यूक्लियर के साथ देंगे। और यही वजह थी कि मार्को रूबियो के पैरों तले जमीन निकल गई
और उसके बाद उनको ये जंग बंद कराने, क्योंकि नंगे पांव नरेंद्र मोदी भागा और उसने बकायदा न्यूक्लियर बंकर के अंदर पनाह ली। ये वो रियलिटीज हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक। और उसके बाद बकायदा वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर छपी कि इंडिया वाज रेस्क्यूड बाय यूनाइटेड जी जी, स्टेट्स ऑफ यही कहा जाता है कि वो तो इंडिया ये तो को वो रेस्क्यू कह किया रहे गया हैं। अमेरिका की इसलिए तरफ कोई से। जंग अमेरिका ने नहीं खत्म कराई ठीक। और ना उनकी इतनी हैसियत है कि वो खत्म करवाएं। ठीक वो है। जंगें करवाने वाला जरूर है, अगर उसने खत्म करवानी होती तो वो पाकिस्तान के तरले कर रहा होता आज। ठीक है, मैं चाहूंगा, मैं जरा प्रोफेसर हसन हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं मौजूद। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये चीन भी सपोर्ट कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के किरदार को, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया है। जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, कल भी मैंने ये बात कही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 5 दिन का वक्त लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है कि उस दौरान जो ट्रिपोली है वो 27 से 31 अगस्त तक मिडल ईस्ट पहुंच जाएगा, और प्लस ये है कि वो एटमी आबदोज बरतानिया की वहाँ पहुंच चुकी है, और ये फिर कोई डिसेप्शन हो, वही वाली बात के मुज़ाकरात के दरमियान हमें इस तरफ लगाकर जो है वो अमेरिका तैयारी कर रहा हो, जिस तरह हमारे यहाँ दहशतगर्द ग्रो करते थे, सीज फायर करके कुछ टाइम बाय करते थे और फिर अगले किसी स्टेप की तरफ जाते थे। आपको लगता है कि ये ऐसा ही मामला है, या वाकयातन ईरान ने काफ़ी हद तक सबक दे दिया अमेरिका को और अमेरिका चाहता है कि वो इस जंग से निकल जाए? अब थैंक यू वेरी मच नौशाद साहब। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक जुमला मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, उसका हमें नहीं पता, ना हम उसके जिम्मेदार हैं जी, लेकिन इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके साथ ही हैरान मैं इस बात पे हुआ कि सलमान अकरम राजा साहब जो पीटीआई के हैं, उन्होंने इसके ऊपर तबसरा करने से गुरेज किया कि ये कबल अज़ वक्त है। आई मीन कम ऑन, ये ऐसी बातें करने का वक्त है? खैर, इट वाज वेरी, बहुत मायूस कौन उनका अंदाज था। अब ये देखें, जब से ये रात इन्होंने कहा जी 5 दिन हम एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद जो वाकयात हुए हैं उन पे एक नजर डाल लें, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब ये इन्होंने अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि हम 5 दिन आगे लेके जाएंगे अपना ये जो डेडलाइन है, उसके बाद 113 से तकरीबन 100 पे आ गई तेल की कीमत। जी, ठीक है जी, इससे भी नीचे गई थी लेकिन वापस रिकवर हुई कुछ। 13-14 घंटे गुजरे, सुबह को नेतन्याहू का बयान आया कि जी जंग अमेरिका बंद नहीं करेगा, हम बंद करेंगे। उसके बाद $3 ऊपर हो गई। मैं बिल्कुल क्लोजली वॉच कर रहा था, आई नो एग्जैक्टली कि कितनी ऐसा ही हुआ, प्राइस चल रही थी। अब देखिए कि ये एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये 5 दिन का बयान स्टॉक मार्केट और ऑयल प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए दिया, उसका इमीडिएट इफेक्ट आया। लेकिन ये जो 12-14 घंटे के अंदर प्राइस डिफरेंस आया, इससे पैसे किसने कमाए, वो ये किसके लिए सिग्नल था? ठीक है, एक तो ये उसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट भी एक बड़ा मैटर करता है इस सारी सिचुएशन के अंदर। जब जंग होती है तो उसमें से जहां बहुत तबाही होती है, वहां उस जंग के बाद कुछ लोग बहुत अमीर होकर भी निकलते हैं उसमें से। आप पहली सारी जंगों में देख लीजिए। सो एक ये पहलू है। दूसरा ये मामला है कि क्या न्यूक्लियर ईरान का असल इशू है? मुज़ाकरात किस बात पे होने हैं? मुज़ाकरात किस बात पे होने हैं? क्या न्यूक्लियर तो एक या आप कह लीजिए कि ज़िम्नी मामला है। कोर इशू क्या है असल में? ईरान और इजराइल का झगड़ा क्या है? ये पिछले 20 साल से तो नहीं चल रहा, ये तो अब आ गई ये बात। कोर इशू है 1967 के बॉर्डर्स जी, कोर इशू है ओस्लो अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन, और कोर इशू है 2 स्टेट सॉल्यूशन। क्या इन पे बात होने जा रही है? अब ये एक बिल्कुल वैसी सूरत हाल है कि 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाए और जिसकी वहां पे उतर के कोई आदमी कोई गाली दे दे, तो अब असल झगड़ा इस पे, तो बहस इस पे शुरू हो जाएगी कि इस आदमी ने मुझे गाली दी थी जी, जो नुकसान हुआ उसकी बात नहीं हो रही। अब ये बिल्कुल न्यूक्लियर इज जस्ट लाइक दैट। न्यूक्लियर का किस्सा कभी खत्म नहीं होगा। ये अपना सारा आज न्यूक्लियर मटेरियल भिजवा दे अमेरिका, रशिया, वेरेवर, ये फिर 3 महीने बाद गारंटी दे सकता हूं कि ये कहानी यहीं खड़ी होगी। ये फर्डो पे जब हुआ था अटैक, उन्होंने जब ओब्लिटरेट कर दिया, ये फिर 6 महीने बाद न्यूक्लियर निकल आया।
ये अभी उन्होंने परसों बयान दिया कि जी अब वहां पे कोई हथियार नहीं बचा, मैंने सब दवाई लगा दी, अब उनकी नेवल और फुलानी खत्म हो गई। 12 घंटे बाद फिर वो वहीं पे बात आ गई। दिस इज नॉट एंडिंग। यहां पे सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो ईरान ने परसों रात मिसाइल दागा है, ये अराद और ये डेमोना पे, डेमोना जी जी, उस पे उसका वॉर हेड में क्या था, उसका कंटेंट जो है इन्होंने शेयर नहीं किया है अपने अवाम के साथ और दुनिया के साथ इजराइल ने। अब दिस रिमेन्स ओपन टू स्पेकुलेशन कि क्या उसके अंदर कोई वेरी माइनर ग्रेड रेडियो एक्टिव मटेरियल भी था, जिसके ऊपर नेतन्याहू ने यह बयान दिया कि ये रात हमारे लिए सबसे तकलीफदेह रात थी अब तक की जंग की। उस मिसाइल में ऐसा क्या गया है, क्या सिग्नल गया है, क्योंकि वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल था। एक तो न्यूक्लियर आर्म्ड होता है, एक न्यूक्लियर केपेबल जो न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। जी जी ये चीजें हुई। उसके बाद व्हाट कम्स नेक्स्ट, ईरान के एक एयरपोर्ट पे ये स्ट्राइक करते हैं, जहां पे एक बोइंग खड़ा हुआ है, उसको स्ट्राइक होता है। जवाब में ईरान इसराइल के एयरपोर्ट पे स्ट्राइक करता है। उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा उस एयरपोर्ट का, बट दैट्स अ मेजर एयरपोर्ट जहां पे मेजर इमिग्रेशन हो रही है, जहां से दवाएं आ रही हैं, जहां से खुराक आ रही है, जहां से सारा इनका सिलसिला चल रहा है हथियारों का। उसके बाद ही दवाओं की कमी हो चुकी है। हाई इंटेंसिटी हो रहा है। आखिरी बात मैं इजाजत लेने से पहले यह याद कराना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि 1973 में जब सीरिया और इजिप्ट की फौजों ने तकरीबन डिफीट कर दिया था इसराइल को, तो इन्होंने 8 जहाजों पे न्यूक्लियर वेपन्स लगा के डिप्लॉय कर दिए थे। उस वक्त हेनरी किसिंजर थे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये खबर उन तक पहुंची, उन्होंने अपने सारे सिस्टम को बाईपास करके, क्योंकि हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही थी इसराइल को अमेरिका की तरफ से, उन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन की नोट के बगैर हथियार पहुंचाए ताकि वो इसराइल अपनी जंग जारी रख सके। इसराइल की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो ये कि अगर हमें एक्सिस्टेंशियल थ्रेट होगी तो हम न्यूक्लियर हेजिटेशन के बगैर यूज कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि टोटल डिफीट के बगैर, दोनों साइडों में से एक साइड की टोटल डिफीट के बगैर ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। इसराइल की टोटल डिफीट का मतलब है कि जब वो टोटल डिफीट के पास आएंगे तो वो न्यूक्लियर वेपन विदाउट हेजिटेशन किसी से पूछे बगैर यूज कर लेंगे। ठीक। सो इज द वर्ल्ड रेडी? वी डोंट नो कि वो वक्त कब आएगा, लेकिन उससे कम पे अगर इसराइल को हाफ वुंडेड छोड़ देंगे तो उसका नतीजा ये होगा वो फिर तैयार होके 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आ जाएंगे। नोबडी कैन गारंटी कि दिस विल स्टॉप। कौन गारंटी दे सकता है? एक रोग स्टेट की गारंटी नहीं दी जा सकती, मैडनेस की गारंटी नहीं दी जा सकती। इट्स टेल वेगिंग द डॉग का क्लासिक एग्जाम्पल है। ये इस ब्लैकमेल से तभी दुनिया को छुटकारा मिलेगा when the state of Israel is totally defeated. I'm not saying eliminated but defeated. वो किस फॉर्म और किस सूरत हाल में होगी, this remains open to further discussion. I don't know कि वो कैसे होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी। क्या उसकी कॉस्ट ये होगी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स पहले यूज कर चुके हों और जवाब में उन पे न्यूक्लियर वेपन करके ये किस्सा वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो बात डॉक्टर हसन कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं वो उससे वाजे हो रहा है कि ये मुज़ाकरात और ये चीज़ें तो सब अपनी जगह हैं, लेकिन इसराइल का जो डॉक्ट्राइन है वो क्लियरली कहता है कि वो अल्टीमेटली उसने या तो ईरान को ख़त्म करना है या शिकस्त देनी है, या फिर यह है कि उसने शिकस्त खानी है, और उस सूरत के अंदर वो न्यूक्लियर जो डॉक्ट्राइन है उनका वो ये है कि वो उसको इस्तेमाल करेंगे। ये तो इसके ऊपर तो फिर किसी किस्म की गुफ्तगू का कोई समझ में नहीं आती ना। मुज़ाकरात और गारंटी वाला मामला तो बिल्कुल ही किसी सूरत ना फिर रूस दे सकेगा, ना चीन दे सकेगा, ना अमेरिका दे सकेगा। देखिए इवेंचुअली तो चीजें उसी तरह अनफोल्ड होंगी ना, लेकिन जो बात हुई है वो सैमसन ऑप्शन की बात है। 1981 के अंदर सेमूर हर्ष ने ये किताब लिखी थी और इसी को उन्होंने बाइबल से लफ्ज लिया है।
तो सैमसन ऑप्शन का तो मकसद यही है कि जब इजराइल की पीठ लग जाएगी तो उस टाइम पे फिर इजराइल अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इस्तेमाल कर सकता हाँ है। जी। लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल तो तब करेगा ना, जब पहली बात यह है कि सैमसन ऑप्शन का इस्तेमाल तब होगा जब खुद यरूशलेम पोस्ट ये कह रहा है कि 8 से 10 डर्टी बॉम्ब ईरान के पास मौजूद है। तो अगर ऐसे बॉम्ब मौजूद हैं और फिर वो क्यों ये जो इजराइल है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों तनकीद का निशाना बना रहा है, उसकी वजह यही है, खत्म इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको ये खतरा है कि जब इजराइल एक हद से ज्यादा आगे बढ़ेगा तो ईरान उसको रोकेगा, पाकिस्तान रोकेगा, और यही वजह है कि वो दोनों ममालिक के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खाइफ हैं और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका इस गेम में फंस जाए, इस खिते के अंदर मजीद अपने टेंटिकल्स फंसा ले। और अमेरिका को यह एहसास हो चला है कि उसके जो जितने भी अहदाफ थे इस खिते में आने के वो कामयाब नहीं हुए। अब देखें जहाज, बात ये नहीं है कि F-35 गिर गया, F-35 गिरने का मतलब यह है कि अमेरिका की शाख गिर गई। हाँ जी। उस F-35 का जो स्टेल्थ होने का एक भांडा था वो फूट गया और जो एक इज्जत खाक में मिलना, और क्या कहते हैं, 7 जहाज गिरे थे भारत के तो पूरी दुनिया में उसके ऊपर जग हंसाई हुई थी। आज 16 जहाज गिर गए हैं, 16 जहाज के अंदर उनके फ्यूलर्स हैं, जेट एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, उसके अलावा F-15 है, उसके अलावा F-35 है। ये कोई मामूली बात है? 2 बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड आग लग चुकी है, उनके थॉट मिसाइल सिस्टम उनको निशाना बनाया गया है, जो उनके रेडार सिस्टम है स्टेट ऑफ द आर्ट $1.5 बिलियन का, उसको तहस नहस करके रख दिया है। जो आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम है, एरो मिसाइल्स हैं, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, सारा का सारा जीरो होके रह गया। जो ट्रस्ट था अरब दुनिया के अंदर, जो कि एक मिथ थी, वो ब्रेक हो गई है। अनटचेबल अनरीचेबल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो आप ये देखें कि ये सारी चीजें, उसके अंदर इजराइल अगर हमला करेगा न्यूक्लियर के साथ तो फिर याद रखें कि ईरान तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से भी बड़ा है। हाँ जी। तो एक आध शहर के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन क्या इजराइल कर पाएगा? इजराइल तो डिमोना के अंदर जो अभी हमला हुआ है उनके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, वो तो पी गए हैं। अभी बता ही नहीं रहे कि वहां ताबकारी फैल गई है। ताबकारी फैली है तभी तो चीन ने कहा है कि आप जल्द से जल्द इजराइल को खाली कर दें। जो इजराइल के अंदर चाइनीज बसते हैं उनको कहा गया है कि आप फौरन वहां से अपने आप को इवैक्यूएट करें। तो या तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक बड़ा खतरनाक अमल चाइना के ईरान की जानिब से आने वाला है, और फिर अब तो बात वाज़ेह हो गई है कि ईरान और ईरान की जंग में चीन और रूस बराह रास्त किरदार अदा कर रहे हैं और बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। और जो शुरू में उनका जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म था और जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर था, खासतौर पे कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वो तो पहले दिन ही तबाह हो गया था। तो फिर आज ईरान इतनी प्रिसाइज हिटिंग कैसे कर रहा है? तो वो तो फिर लियोमिंग वन खड़ा हुआ है ना जहाज, जो ईरान के सामने खड़ा हुआ है, जो चाइनीज सबसे बड़ा दुनिया का सबसे खतरनाक जासूसी का बहरी जहाज है, जो 6000 किलोमीटर में होने वाली हर चीज को न सिर्फ रिकॉर्ड करता है बल्कि AI से उसको आगे प्रिडिक्ट भी करता है और न्यूरल एल्गोरिथम्स के साथ वो चल रहा है जहाज। ये टेक्नोलॉजी उसके पास है। तो इससे तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि सूरत हाल वैसी नहीं है जैसे कि प्रिडिक्ट की गई थी। देखें, ये वॉर अनप्रिपेयर्ड थी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा नहीं गया था, इनको बाकायदा जज नहीं किया गया था। ये जो आप देख लें, इसके ऊपर तो खुद अमेरिका में तनकीद हो रही है। और फिर याद रखें कि 110 बैरल से जब टू अ बैरल जब ये तेल की कीमत बढ़ती है, तो जब भी मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो 20 से 24 सीटें हुकूमत को हारनी पड़ जाती हैं। तो अगर ये हुकूमत ये सीटें हार गई तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या रह जाएगा? ठीक है बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, ये अभी प्रोफेसर हसन ने कहा कि वो जो है सलमान अकरम राजा साहब से पूछा गया पाकिस्तान के इस किरदार पे जो इस वक्त अदा करने जा रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, दुनिया आलमी उफक पे इस वक्त जगमगा रहा है, सामने आ रहा है, या तो इंडिया में प्रॉब्लम है या फिर ये है कि पूछा गया तो उन्होंने बड़े बस कह दिया जी अभी कुछ कहना कबल वक्त है। आपको नहीं लगता कि जो जिस सतह पे पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ कर रहा है ये काबिल तारीफ भी है और इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच नौशाद साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। जी। गुजारिश ये है कि कौन पाकिस्तानी होगा जो पाकिस्तान का तशख्खुस अगर आलमी दुनिया के अंदर बेहतर तौर पे सामने आए, पाकिस्तान अपना एक किरदार निभाए और बल्कि किरदार अदा करे आलमी दुनिया के अंदर, कौन शख्स होगा जो कहेगा कि हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। बीइंग पाकिस्तानी हम सब के लिए इस तरह की चीजें बड़ी काबिल फख्र होती है, लेकिन गुजारिश ये है, देखने वाली दो तीन चीजें हैं। देखिए, आपने जब आप फैसले ऐसे करते हैं कि आप पार्लियामान को बाईपास करें और पार्लियामान के अंदर उन चीजों को जो बड़ी ही पाकिस्तान की फंडामेंटल नेचर की हैं, तो उसके बाद इस तरह का तजब्जुब, इस तरह का इस्तराब रहेगा। आपने गजा पीस बोर्ड के हवाले से बात की, आपको याद होगा कोई पार्लियामान के अंदर या पाकिस्तान की आवाम को जो है किसी सूरत जो है उस वक्त एतमाद में नहीं लिया गया। आप गए, आपने सलूट मारा और सलूट मारने के बाद आपने जो है वो गजा पीस बोर्ड, अब कहाँ गया वो पीस? उस पीस बोर्ड ने तो पूरी दुनिया के अंदर पीस को लेकर आना था, लेकिन वो भी जो है वो अमन का कातिल बन के सामने आ गया। गुजारिश ये है कि जब इस तरह के आर्बिट्रेशन, जब इस तरह की साजिशें होती हैं, तो दोनों फरीकैन के लिए जरूरी होता है कि जो तीसरा फरीक है उसकी को बात उसके पास कोई इस तरह की अथॉरिटी हो कि वो इनको अपनी बात मनवा सके। अब मुझे बताएं, इजिप्ट है, पाकिस्तान है या तुर्की है, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास जिस तरह चाइना या रशिया की जो गारंटीज होंगी वो तो किसी सूरत काम आ सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसी तरह जब पैलेस्टीन के ऊपर ये हमले हो रहे थे, गजा के अंदर 75,000 लोग मर रहे थे, तो यूनाइटेड नेशन का आपने किरदार देखा नहीं। यूनाइटेड नेशन के अंदर सिर्फ बात होती थी, यूनाइटेड नेशन जो है सिर्फ एक रबर स्टैंप के तौर पे सामने आई। यूएन का तो अभी मामला यहाँ है ही नहीं ना, अमन बोर्ड का मामला है बैरिस्टर साहब, अभी तो मामला ये है। मैं वही गुजारिश कर मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए, आज जो 8 नुकात दिए ईरान ने, जिनके ऊपर उन्होंने 6 नुकात कि ये हमारी शराइत होंगी जंग बंदी की जी, वो शराइत तो वाज़े तौर पे ये बात साबित कर रही है कि ईरान, अगर ये अमेरिका ये बातें मानता है तो ईरान तो फतह याब हो गया। ईरान तो अपना अर्जाना के भी बात कर रहा है, ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो है उसको खोलने के ऊपर भी वो शराइत रख रहा है, और वो सारी वो चीजें कह रहे हैं जिससे ईरान, जिससे अमेरिका जो है वो शिकस्त याफ्ता होगा। और ये होना है। 25 दिन हो गए आज इस जंग को लगे हुए और ईरान डट के खड़ा हुआ है, और आज अमेरिका जो है वो बार बार बात कर रहा है। देखिए, आज अमेरिका आग किस नहज पे गया है। ट्रंप एक स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी स्टॉक एक्सचेंज $1.7 ट्रिलियन की गेन होती है एक स्टेटमेंट के बाद स्टॉक एक्सचेंज में, और जैसे ईरान उस चीज की तरदीद करता है वो $1.7 ट्रिलियन स्टॉक एक्सचेंज से एकदम गायब हो जाता है। तो गुजारिश ये है कि हमें देखना ये है, अल्लाह करे कि हमको एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। ईरान में जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो वहाँ पे बच्चे शहीद हुए, जो स्कूलों के अंदर जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, तो वो कत्लो गारत, वो चीजें रुके और ये वॉर रोकने के अंदर हमारा कोई किरदार आए। लेकिन फिर बात वही है कि कबल उस वक्त होगा कि हमारा उसके अंदर रोल किस हद तक होगा। क्या जो गारंटीज हम लोग उठाएंगे, क्या कल को अमेरिका हमें उन बातों पे हम उसको पाबंद कर सकते हैं? ईरान को तो शायद हम पाबंद कर लें कि हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन अमेरिका की गारंटी कौन उठाएगा? साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कल को कायम रह सकेंगे जी। मैं इस पे गारंटी पे भी बात करते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। शराइत की बात तो जो भी 6 शराइत पेश की हैं ईरान ने, अभी तो वो शराइत हैं, जरूरी नहीं कि तमाम तस्लीम की जाएं। और दूसरी जहां तक बात है, बैरिस्टर साहब भी कुछ कहना कबल वक्त ही उनके लिए भी यही रहा, अगरचे के जो कुछ इस वक्त तक सामने आया है उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ पाकिस्तान ने अब तक किया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का यह किरदार सामने आया। और मिस्र और तुर्की की जहां तक बात है, तो मेरी राय जाती यह है कि मिस्र और तुर्किया जो है वो यूएस की साइड से तो बात कर सकते हैं, लेकिन ना ईरान शायद उस हद तक उन पर ट्रस्ट करता है, ना ही खलीजी रियासतें को बहुत कंफर्टेबल हैं तुर्किया और मिस्र के साथ। तो पाकिस्तान ही का किरदार बड़ा मरकजी है। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।